फ्रेंड्स वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में एनटीपीसी के लिए मैं सेट आई थिंक प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 1 से लेकर 30 तक मैं पूरे का पूरे 100 क्वेश्चन सीरीज को मैं पूरे के पूरे अपलोड किया हूँ। साथ में फिर मैं बेस्ड ऑन टीसीएस पैटर्न बताया हूँ। क्लियर है। और अभी मैं फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में पूरे अभी देखे होंगे आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था आई थिंक 2 मार्च से लेकर जो 18 मार्च के बीच में हुआ था, वो सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने देख सकते हैं अपलोड कर चुका हूँ। केवल जीके जीएस और करंट अफेयर अपलोड किया हूँ। और अभी मैं आप लोगों के बीच में देख सकते हैं आप लोगों के बीच में एनटीपीसी के लिए 100 क्वेश्चन डिस्कशन लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। चलिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए इसमें मैं आप लोगों को टोटल 120 क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के टुकड़े 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, जिनमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल है और पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दी गई, तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए सबसे पहले आप लोगों को सीपी निकालना है। तो अल्टीमेटली सीपी अगर निकालते हो तो क्या लिखा है, 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से है। तो 10 को हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सीपी का वैल्यू 1000 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे लिख रहा जिनमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेची जाती है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, आप लोग के सामने ये जो आप लोग के सामने जो रहा 1000 रुपये, क्लियर है, इसको क्या करेंगे हम लोग 12% के लाभ पर बेच देंगे। यानी कि क्या लिखा है 12% बोल रहा ना। तो चलिए 12% के अगर लाभ पर आप लोग बेचते हैं तो हम लोग क्या करेंगे 1120 यानी 112/100 कर देंगे। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 0 आप लोग कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अगर आप लोग सॉल्व करते तो क्या आएगा, देखिए 1120 आ जाएगा। तो 1120 इज द राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला का बी को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए तो पहला का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यदि कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 है तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू बोला तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे मान लीजिए थीटा को बेस में मानते हैं। तो बेस बाय क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, ये आप लोग का परपेंडिकुलर होगा 3 हो गया। अब सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो हाइपोटेनस बाय बेस करें तो 5/4 हो गया। अब देखें कॉसेक थीटा वाला क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 5/3 करेंगे। अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे दोनों क्रॉस कर सकते हैं ना। तो 5 3 15 5 चौक 20, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 35 आ जाएगा। फिर 4 3 12, तो 35/12 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 35/12 जो कि ऑप्शन नंबर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 7 10 13 9 का विचरण मानक विचरण क्या होगा। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी बोलता है तो हम लोग क्या करें, मान निकालें यानी माध्य निकालेंगे। तो सारी को जोड़ देंगे। यहाँ पे आप लोग 11 है प्लस 7 करेंगे प्लस क्या करेंगे 10 प्लस 13 प्लस 9, ये सारों को जोड़ के टोटल संख्या कितना था 1 2 3 4 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं टोटल देखिएगा इसको जोड़ने पर 50 आ रहा है। 50 को हम लोग क्या करेंगे 13 से डिवाइड करें, सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर 50 को 5 से अगर डिवाइड करते तो वैल्यू क्या आएगा 10 आएगा। क्या आ गया 10 आएगा। और हम लोग को क्या निकालना था मानक विचरण। और हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं डी निकालते हैं। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे डी के इक्वल टू जो आप लोग ए आया तो ए में से हम लोग क्या करेंगे, आप लोग का जो वैल्यू था 11 इसको माइनस करने का प्रयास करेंगे। तो देखें 5 में से हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स 10 आया था ना, तो 10 में से हम लोग 11 को घटा देंगे। तो ऑलरेडी अगर 10 में से 11 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर क्या बचेगा 1 ही बचेगा। तो हम लोग 1 लिखेंगे। फिर हम लोग 10 में 7 को घटाएंगे 3 बचा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0, फिर 10 में से 3 यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 9 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें टोटल संख्या कितना 5 से डिवाइड करें तो 9 9 18 19 20। अब यहाँ पे इसको अंडर रूट में कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो ये टोटल करें तो अंडर रूट 25/4 आ रहा है। क्लियर है। 5 का पारा में 20 आता है 4 बने तो टोटल रूट 4 का वैल्यू क्या आता है 2 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 2 आएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस किए होंगे तो बन गया होगा। 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपये है। यदि 1 दर्जन संतरे का मूल्य 75 रुपये है तो 1.25 दर्जन केले और 3/4 दर्जन संतरे का मूल्य कितना होगा। कुछ नहीं करना, 1 दर्जन तो आगे 5 लिखना, 1 दर्जन में 12 किलो तो 5/12 कर दिए गुना। अब यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिख रहा 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपये है, 1 दर्जन संतरे का मूल्य 75 रुपये है, तो 1.25 दर्जन केले और 3/4 दर्जन
संतरे का मूल्य क्या होगा, कुछ नहीं करना, देखिए 5/12 कर दी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 15 लेंगे, क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग सवा के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे टोटल 75 हो गया। अब दर्जन यानी कि 12 यहाँ पे लिख देंगे गुना। अब इसको यहाँ पे 3/4 के लिए बोला, तो हम लोग यहाँ कितना से गुना करेंगे, 9 से करेंगे। अल्टीमेटली इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 750 बटा क्या आएगा, 12 आएगा फ्रेंड्स। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 62.5 रुपये इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर 62.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 62.50 रुपीज़ आएगा, क्लियर है। चलिए पाई चार्ट को मैं क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ, आप लोग के लिए रहता है ये। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। तो फ्रेंड्स 8 नंबर अगर आप लोग देखिए तो ये दोनों एक प्रकार का समरूप त्रिभुज है। अल्टीमेटली आप लोगों को पता है जब दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है तो क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए इसका आप लोग का 32 लिख रहा है, इसका 28 लिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल वे में क्या करें, 32/28 करेंगे, बाय करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एस लिख रहा है इसका 60, और अगला का अगर आप लोग देखिए 7 लिख रहा है। यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिए, 8 चौक 32 होता है, 7 चौक 28 होता है, 7 कैंसिल कर देंगे। तो एस का अगर वैल्यू देखेंगे तो 8 आएगा, क्या आ रहा है, 8 आ रहा। तो फ्रेंड्स एस का जो वैल्यू आएगा 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आप लोग के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा। देखिए एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो उसकी आंतरिक कोण क्या होगा। याद रखेंगे आप लोग, आंतरिक कोण का जब भी फार्मूला बोलता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। सबसे पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ। आंतरिक कोण के लिए जब भी बोलता है तो ये होता है n-2, देखिए लिख देता हूँ, n-2 गुना 180 कीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए n का वैल्यू 9 था, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 7 को हम लोग 180 से गुना करेंगे तो अल्टीमेटली क्या बचा, 0, 8 7 56 के 6, फिर 5 बचा, 7 5 12, यानी कि 12 60 डिग्री आ गया, 12 60 डिग्री हुआ। लेकिन उसका आंतरिक कोण क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आंतरिक कोण के लिए बोल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए ये 12 60 डिग्री है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 12 60 डिग्री था, प्रत्येक आंतरिक बोलना चाहते हैं यहाँ पे को 9 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर करते हैं तो देखिए सबसे पहले 1 आ गया, फिर 4 0, यानी कि 140 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। यहाँ पे आंतरिक कोण नहीं लिखना है, यहाँ प्रत्येक आंतरिक कोण लिखना चाहते हैं, मिस्टेक कर दिया, क्लियर है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए फार्मूला था n-2/n कर देंगे इंटू 180 होता है। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग बैठाएंगे तो ऑलमोस्टली आ जाएगा आंसर। चलिए ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, दी गई जानकारी को ध्यान में रखें और सही विकल्प का चयन करें। प्रस्ताव ए, एक वस्तु 1599 रुपये में खरीदे गए और एक मुफ्त प्राप्त हुए। एक वस्तु 999 रुपये में खरीदे गए और दूसरी पर 50% की छूट पाई गई। सबसे पहले आप लोग देखिए, पहला में हम लोग देखते हैं प्रस्ताव 1 में। सबसे पहले अगर आप लोग देखते हैं तो क्या लिखा प्रस्ताव ए के लिए, एक वस्तु 1599 में खरीदे गए और एक मुफ्त पाए गए। तो चलिए देखिए इसके लिए हम लोग क्या करें, 1599 ही रहने देंगे, क्लियर है। अगला के लिए क्या लिख रहा है, एक वस्तु 999 रुपये में तो खरीदे गए और दूसरी पर 50% का छूट मिला। तो यहाँ पे 50% यानी दूसरे जो 999 था ना उसको हाफ कर देंगे, यानी कि इस टाइप से कर देंगे। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग के बीच में आएगा 598.50। अब बताइए देखिए ये आप लोग का ये महंगा हो गया, ये क्या हो गया, सस्ता। तो ए आप लोग का महंगा होगा, बी क्या होगा, सस्ता होगा। तो अल्टीमेटली राइट आंसर करेंगे तो ए महंगा और बी सस्ता हो गया। चलिए वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 18 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 बचता है। कुछ नहीं करना, जब भी न्यूनतम संख्या बोलता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या दिया उसका एलसीएम लेंगे। तो 15 और 18 के अगर आप लोग एलसीएम निकालते हैं तो फ्रेंड्स अगर 15 और 18 का एलसीएम निकालेगा तो 90 आएगा, क्या आएगा 90। अब जितना शेषफल रहेगा उसको ऐड कर देते हैं, 90 और 6 कितना होता है 96। तो राइट आंसर अगर हम लोग करेंगे तो ऑप्शन नंबर जाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4x 2x 32 समानुपात में है तो x किसके बराबर होगा। कुछ नहीं करना, देखिए 4 है, यहाँ पे हम लोग x कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2x है, बाई क्या करें 32 करें। अब सॉल्व कर देंगे तो अगर आप लोग सॉल्व करते देखिए 2 का टेबल में 32 ये बार में, अब 16 चौक क्या होता है 64। अब यहाँ पे x को x से गुना करें, x स्क्वायर। अब फ्रेंड्स आप बताइए x स्क्वायर किसका वैल्यू होता है, तो 8 का होता है। तो राइट आंसर होगा 8 होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए एक दुकानदार 16 रुपये प्रति केजी क्रय मूल्य के 30 केजी गेहूं को 20 केजी गेहूं उसका मूल्य 18 रुपये प्रति केजी के साथ मिलाता है, तो यह मिश्रण 20 केजी की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कुछ नहीं कहा, देखिए एक दुकानदार 16 रुपये प्रति केजी के मूल्य के 30 केजी गेहूं को साथ में मिलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 16 को टोटल 30 से मिला देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल कितना है 480 आ गया। फिर बोला 20 केजी गेहूँ जिसका मूल्य 18 रुपये पर केजी है, तो 18 दूनी 36 यानी कि 360 हो गया, मिला दिया के साथ मिलाता है। वो हम मिश्रण को 20 रुपये केजी की दर से बेचता है, तो 20 तो हो गया। अब देखिए टोटल मिश्रण कितना हो गया, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा 20 रुपये प्रति केजी, ठीक है। और टोटल मिश्रण कितना हो गया, तो
टोटल अगर ये 20 के अनुसार तो आप लोग को बेचना, लेकिन यहाँ पे 30 था, यहाँ 20, तो 30 20 कितना हो गया 50। तो यहाँ पे करेंगे तो टोटल आ रहा है 1000। क्या आ गया फ्रेंड्स 1000। अब ये दोनों को देखिए, ये आप लोग का सीपी था, ये आपका सीपी था, अल्टीमेटली ये आपका एसपी हो गया। तो यहाँ से करें 0 हो गया, 8 से 14, 4 3 7 1 8, यानी कि 840 में खरीदे और 1000 में बेच रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, 840 में खरीदे और 1000 में बेच रहे हैं, तो लाभ बताना है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए, 840 में खरीदे 1000 में बेचे तो लाभ क्या होगा। देखिए हम क्या करेंगे, ये आपका 1000 है, 1000 में से 840 को घटा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग का शेष क्या बचेगा, लाभ अगर आप लोग देखते हैं ना, तो यहाँ पे जो लाभ बचेगा टोटल 160 रुपये बचेगा। क्या बचेगा 160 रुपये बचेगा। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 160 रुपये इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ए और बी दो पात्रों में स्पिरिट और पानी का अनुपात 7:2 और 7:4 के अनुपात में भरे हुए हैं। पात्र जिसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात 2:1 है, तो यह किस अनुपात में मिलाए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसको काफ़ी इजी से आप लोग बना सकते हैं। देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखिए वो दो पात्र है, पहला देखिएगा तो पहला का लिखिएगा 7, टोटल कितना 7 और 2 9, तो यानी पहला का रेशियो 7/9 हो गया। सेकेंड का करेंगे तो 7/11 हो गया। अगला आप लोग पूरा 2:1 करेंगे, 2/3 करेंगे। क्लियर है। अब क्या करें, दोनों का इस टाइप से डिफरेंस करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2/3 में से हम लोग क्या करेंगे 7/11 को घटाएगा, तो अल्टीमेटली इसको घटाएगा तो 1/33 आएगा। ठीक है। अगेन आप लोग को क्या करना है, 7/9 में से 2/3 को घटाएगा तो ऑप्शन 1/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/9। अगर आप लोग इसको रेशियो में तोड़ेगा तो 9:33 आएगा, और भी इसको छोटा कीजिएगा तो 3:11 आएगा, 3:11। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी और क्यू एक कार्य को 15 दिन में, क्यू और आर 12 दिन में, आर और पी 20 दिन में कर सकते हैं। आर अकेले वही कार्य को करने में कितना दिन की आवश्यकता लेगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए सबसे पहले इजी के मैं बता दें, पी प्लस क्यू है, फिर देखिए क्यू प्लस ये आप लोग का आर है, फिर अगर देखिए तो आर प्लस पी है ना। देखिए सबसे पहले P प्लस क्यू का वैल्यू लिख रहा 15, अगेन Q प्लस आर का वैल्यू 12 लिख रहा, R प्लस P का वैल्यू कितना लिख रहा 20। तो टोटल अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो अल्टीमेटली 60 आएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 12 का पारा में 60 कितना बना, तो 15 चौक 60, फिर यहाँ होना देखिए 15 चौक 60 हो गया, फिर 12 25 60 हो गया, 20 3 60, ये हो गया। अब बोला तो यहाँ पे सबसे पहले हम तीनों का निकालेंगे, तो देखिए P प्लस क्यू प्लस आर अगर तीनों का निकालेंगे तो देखिए सारे में डबल टाइम्स है, तो हम लोग क्या करें यहाँ पे दुगना बांध लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 5 9 9 3 12, तो यहाँ पे 12 नहीं होगा, 12 दूनी हो 12 जब हो, टोटल काम कितना है 12 गया। लेकिन देखिए सारे डबल टाइम्स कर रहा था, एक के अनुसार करते तो आपका हाफ हो जाता है, तो 12 का हाफ कर देखिए ये टोटल 2 PQR का वैल्यू 24 आ गया। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे आप ही बताइए, ध्यान दीजिएगा 2 PQR का वैल्यू 24 आ रहा, तो ऑलमोस्टली केवल PQR प्लस का देखिए यहाँ पे आपको क्या करना, केवल P प्लस क्यू प्लस आर। तो P प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू निकालेगा तो 24 को 2 से भागा देंगे, क्या बचेगा 12, यानी कि तीनों मिलकर क्या कर रहा है 12 दिन में कर रहा। आप लोग यहाँ बोल रहा केवल आर का, तो फ्रेंड देखिए तीनों मिलकर क्या आ रहा 12 आ रहा। ठीक है। तो हमको केवल आर का पूछा, तो फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू की क्षमता कितना था 4 था। यहाँ पे देखिए P प्लस क्यू की क्षमता 4 था, आर का निकालना था, टोटल तीनों का मिला के कितना था 12। तो यहाँ से आर का निकाले तो 12 में से 4 को घटाएंगे 8 आएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग सिंपल वे में 60 को 8 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे 60 को ना यहाँ पे आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल वे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर का क्षमता निकालेंगे। तो सबसे पहले आर की क्षमता निकाल, देखिए टोटल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को 4 मीटर गया, कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले PQR तो हम लोग देखे होंगे, आप लोग AB उसकी क्षमता निकाल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स सॉरी इसमें आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं कट गया। देखिए P प्लस क्यू था, तो P प्लस क्यू का कितना था 15 था। क्लियर है। उसमें Q प्लस आर, तो Q प्लस आर का अगर देखे होंगे तो 12 था। लेकिन R प्लस P का देखे होंगे तो हो ना यार, हाँ R प्लस P का वैल्यू देखे होंगे तो ये टोटल 20 था। टोटल अगर आप देखें तो 60 था, उसके अकॉर्डिंग एफिशिएंसी निकालते। तो यहाँ पे 15 चौक 60 हो गया, 12 25 60 हो गया, 20 30 60 हो गया। आई होप क्लियर होगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो अगर आप लोग केवल P प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए 4 5 9 3 12 हो गया, क्या हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पे 12 तो हो गया, लेकिन सारे में यहाँ पे दुगना था, तो 12 को हाफ कर देंगे 6 हो गया। 6 हो गया तो यानी कि ये यहाँ पे 6 तो टोटल हो, यानी PQR का टोटल क्षमता का देखेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी टोटल 6 हो गया। आपको निकालना था किसका आर का, तो देखिए P प्लस क्यू का वैल्यू 4 था, तो अल्टीमेटली आर का अगर निकालिए ना तो यहाँ पे टोटल 6 था। तो आर का 6 में से 4 को हटाएंगे 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। अब हमको क्या निकालना था फ्रेंड्स, तो कितने दिनों की आवश्यकता होगी। टोटल था 60 था, 60 को लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना आ गया 30 दिन आएगा। तो राइट आंसर अगर हम लोग करना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा 30 दिन। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज किया था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा जो है ना स्क्रीन वाला वर्क नहीं किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मीटर ऊंची एक टावर के शीर्ष से टावर की विपरीत दिशा में दो बिंदु क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री के दो कोण बनाते हैं। यदि बिंदु और टावर एक ही रेखा में हो तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? कुछ नहीं करना, देखिए क्या बोला, 30 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से। देखिए सबसे पहले 30 मीटर ऊंचा टावर है, 30 विपरीत दिशा में दो बिंदु पर 60 डिग्री और 45 डिग्री कोण बनते हैं। तो देखिए एक आप लोग के यहाँ पे एंगल बना देंगे 60 डिग्री बनाएंगे और एक एंगल हमें बनाएंगे 45 डिग्री बनाएंगे। क्लियर है? बोला यदि बिंदु और टावर एक ही रेखा में हो तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा? देखिए यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे फिर बी लिख देंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे, यहाँ पे डी। अब हम लोग बनाते हैं, देखिए इसका जो डिस्टेंस लिख रहा है आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। यहाँ पे डिस्टेंस जो 30 मीटर लिख रहा है, अब बताइए 30 है तो अल्टीमेटली ये भी क्या होगा? 30 मीटर होगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री बचेगा तो दोनों में इक्वल होता है। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए इसके सामने यानी कि 60 डिग्री के सामने √3 था, 30 था, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा? देखिए 30 को क्या करेंगे 1/√3 से डिवाइड करेंगे, तो अल्टीमेटली 30 को √3 से डिवाइड कीजिएगा तो 30/√3 होगा। फिर परिमेयकरण करेंगे तो √3 यानी 30√3/3 यानी कि 10√3 आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा? BC का वैल्यू आएगा 10√3 आएगा। और आप लोग को निकालना क्या? दूरी। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल आप लोग को दूरी निकालना था, यानी बी से लेकर डी तक। तो हम क्या करेंगे, देखिए टोटल BC प्लस क्या करेंगे, BC प्लस CD कर देंगे, यानी कि 10√3 प्लस 30 को जोड़ेंगे। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले क्या लाए थे? 10√3 था प्लस अगला क्या था? 30 था। अगर आप लोग कॉमन लेते तो यहाँ पे 10 ले लेंगे, यहाँ पे तो आपका √3 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 10 का पावर में 30 3 बार में आता है, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे 10 हो गए, यहाँ पे करेंगे 3 प्लस यहाँ पे √3। अब ये मीटर आंसर होगा। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा 10 × √3 प्लस √3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x⁴ - 2ax³ + x² - 4 का एक गुणनखंड x+1 है, तो a में किसके बराबर होगा? कुछ नहीं करना, देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो x + a बराबर हम लोग क्या करेंगे 0। तो यहाँ x का वैल्यू देखेंगे तो -1 आ गया। क्लियर है? अब जहाँ जहाँ x वहाँ पे -1 पर पावर 4 कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया। -2 a रहने देंगे, फिर यहाँ पे -1 पर पावर 3 कर देंगे, फिर देखिए -1 पर पावर 2 कर देंगे, फिर -4 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ सॉल्व कर 1 आ गया, फिर -2 यही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे +1 करेंगे, -4 बराबर 0। अब देखिए 1 1 2 हो गया, 2 में से 4 गया तो -2 बचेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो -2 + 2a, -2 + 2a बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से हम a का वैल्यू देखेंगे तो अल्टीमेटली a का वैल्यू 1 आएगा। तो राइट आंसर अगर करेंगे तो a का वैल्यू 1 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। k का वह मान जिसमें 3x² - 2x + 3k बराबर 0 का समान मूल्य है। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी समान मूल्य के बारे में बात करना चाहते हैं तो d बराबर 0 लेते हैं, और d बराबर जब 0 लेते हैं तो d का फॉर्मूला होता क्या है? तो d 0 b² - 4ac। तो b का वैल्यू देखें -2 है, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, -4ac। 4a का वैल्यू 3 था और c का वैल्यू 3k था, बराबर क्या करेंगे 0। अब सॉल्व कर लीजिए ना, तो 4 - 4 × 12 = 36k। अब यहाँ से आप लोग k का वैल्यू निकालेगा, तो यहाँ से अगर k का वैल्यू निकालते हैं तो सिंपल वे में 1/9 आएगा। क्या आएगा? 1/9। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर करेंगे 1/9 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि वह 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो अधिकतम अंक क्या होंगे? कुछ नहीं करना, देखिए एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना मार्क्स की आवश्यकता है? 35%। तो एक्स का हम लोग सबसे पहले 35% निकालेंगे। आई होप क्लियर होगा। अब लिख रहा यदि वह 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से अनुत्तीर्ण होता है, तो फ्रेंड देखिए अगर देखिए 200 अंक तो प्राप्त कर दिया, यानी कि 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 10 नंबर जोड़ देते तो ना वो ये पास होता, तो ये लिख देंगे, यानी टोटल नंबर ये हो गया आप लोग का। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 7 बार में कर देंगे, ये आप लोग का 7 बार, हाँ यहाँ पे आप लोग का 5 दूनी था यानी कि 20 बार में आ गया। 5 का टेबल से कैंसिल किया, यहाँ करेंगे 210, 7 का पावर में 210 आता है 30 बार में। अब क्या करें 30 को 20 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 600 आएगा। तो यहाँ पे देखें एक्स का अधिकतम जो अंक आ गया 600 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए 2 रेलगाड़ी दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए क्रमशः 6 बजे और 6:30 बजे प्रस्थान करती है। वे क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी मिलेगी? देखिए आप लोग को मिलेगी, यानी समय बोला। सबसे पहले फिर देखिए एक 6 बजे चल रहा है, एक 6:30 बजे चल रहा है, ठीक है। आप बताइए, देखिए एक गाड़ी 6 बजे चल रहा है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और एक गाड़ी 6:30 से चल रहा है। थोड़ा सा कंसनट्रेट कीजिए, यानी कि दोनों के बीच में आधा घंटा का टाइमिंग है ना, तो देखिए आधा घंटा का टाइमिंग है। अब देखिए ये जो चला
था, इसका स्पीड कितना था 60 किलोमीटर पर आवर था। आई होप क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स आप बताइए यहाँ से लेके दूरी कितना चले, यानी आधा घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी पर क्या होता है 4 गुना समय था। समय देखिए आधा घंटा हो गया और चाल कितना था 60 किलोमीटर था ये। तो 2 को 60 से कैंसिल करेंगे कितना आ गया 30 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स याद रखिए टोटल वो 30 किलोमीटर का दूरी यहाँ तक वो तय कर लिया। आई होप क्लियर हो गया हो। क्लियर है। अब क्या करेंगे देखिए हम लोग को निकालना क्या किस समय वो आपस में मिलेंगे। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो अभी मैं दूरी कितना लाया था देखिए टोटल कितना था 60 के रफ्तार से चला था, आधा घंटा का डिस्टेंस था। तो दूरी समय पर दूरी बटा चाल। चाल जब भी एक ही दिशा में तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 75 में से 60 को घटाएंगे तो 15 आएगा। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं 30 का पाला में 2 का पाला यहाँ 30 बटा 15 करेंगे तो 2 घंटा आएगा। तो फ्रेंड राइट आंसर 2 आवर कीजिएगा। अब 2 आवर तो यहाँ पे आ गया। तो 2 आवर का हम लोग क्या करें 2 तो आवर आ गया। तो यहाँ पे बोला कुल कितनी दूरी पर दोनों गाड़ी मिल गए। तो देखिए 2 तो हो गया था यहाँ पे। अब दूरी बोला तो देखिए लास्ट वाला जो आप लोग का चाल था यानी कि 75 था, 75 को इससे गुना कर देंगे तो कितना रहा 150 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 150 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। देखिए क्वेश्चन आप लोग के लिए था 68 केजी वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 केजी से बढ़ जाता है तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। कुछ नहीं करना है। नए व्यक्ति का वजन अगर ज्ञात करना ना सबसे पहले देखिए आपका 10 था, 10 की औसत वजन से 1.5 है तो हम लोग क्या करें 10 को 1.5 से गुना कर देंगे। क्लियर है। यहाँ तक कूजिएगा तो कितना आ गया 15 आ गया। क्या आ गया 15। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना था 68 केजी। तो फ्रेंड 68 को हम लोग क्या करेंगे 15 से गुना कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग गुना किए तो 83 आएगा। तो राइट आंसर आएगा 83 केजी, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। 83 केजी इज द राइट आंसर। चलिए एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 1800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये है तो वर्षों में समय दर ज्ञात करें। इसके लिए ट्रिक आप लोग बना दीजिए ना। देख लीजिए इसके लिए ट्रिक कीजिएगा तो समझ में देखिए टोटल कितना था 378 था। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा तो दर कितना था यानी कि सीआई कितना था 1800 था। क्लियर है। गुना क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे 100% कर देंगे। यहाँ से कैंसिल कर दी और भी अगर टोटल किए तो 21% आएगा। क्या आएगा 21%। अब बताए 21% किस कंडीशन में आता है 10 + 10। तो यहाँ पे देखिएगा ना तो ये जो आप लोग के बीच में आता है 2 यानी 21 कब आएगा 10 के अनुसार 10% का 21 निकालिए तो 10 देखिए 10 + 10 कीजिएगा ना प्लस क्या करते हैं 10 × 10 कीजिएगा बाय 100 कीजिएगा। देखिए कैंसिल हो गया तो 10 10 20 21 आ गया ना। तो अल्टीमेटली 2 वर्ष के कंडीशन में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा आप लोग को, बने हैं वैसे भी आप लोग हैं। देखिए इसको आप लोग को सॉल्व करना फ्रेंड। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करना तो आप लोग खुद से देखिए यहाँ पे √3 पर पावर 5 है तो यहाँ पे अगर लिखिएगा 3 कीजिएगा यहाँ पे क्या लिखिए 5/2 करेंगे। अब यहाँ पे 9 है तो 3 का इसको लोग क्या स्क्वायर करें तो यहाँ पे 3 पर 4 लिखेंगे। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 3n रहने देंगे फिर यहाँ पे करेंगे तो 3√3 को हम लोग क्या लिखते बताइए। हम लोग एक काम करते 3√3 है ना तो हाँ ठीक है तो 3√3 रहने देते हैं तो यहाँ पे 3 रहने देंगे। ठीक है। अब ये √3 के लिए भी हम लोग क्या करते हैं 3√3 तो एक काम करते हैं √3 पर पावर 3 कर दें। √3 पर पावर 3 कर दें। अगर आप लोग को यहाँ पे बनाइए टोटल n का अगर सॉल्व करते हैं तो टोटल अगर देखिए तो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आ गया 24 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग चित्र को देखिए। ये आप लोग एक सर्कल है देखिए। तो इसमें आप लोग क्या करना देखिए चित्र में देखिए पी और ओ को मिला रहा। सबसे पहले देखिए पी क्या कर रहा ओ को मिला रहा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए फ्रेंड, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। तो देखिए ओपी आई थिंक आप लोग देखिए ये आप लोग का ओपी जो हो गया। क्लियर है। ओपी और ओक्यू दोनों के आपस में त्रिज्या है तो ये एंगल 35 है तो ये भी क्या होगा 35 से होगा। आई होप क्लियर होगा। अब देखिए ये त्रिभुज है तो ये तीनों में देखिएगा ना तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका आंतरिक कोण बनाएंगे ना यानी कि तो 110 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा क्योंकि देखिए 35 35 70 होगा 180 में 70 को हटा देंगे तो क्या बचेगा 110 डिग्री आ गया। क्लियर है। तो हम लोग क्या करें पी ओ क्यू का वैल्यू निकालें पी ओ क्यू का। अब बता यहाँ का वैल्यू क्या होगा तो अल्टीमेटली मैं बताया था यहाँ पे जब भी केंद्र होता है तो ये दुगुना होता है तो 110 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा सॉरी यहाँ पे जो होता ना यानी देखिए हो गया ना तो पी ओ क्यू। तो यहाँ का फिर अगर वैल्यू निकालेंगे अल्टीमेटली यहाँ का मैं वैल्यू कितना लाया था 110 लाया था। क्लियर है। अब देखिए इसका जो वैल्यू निकालेंगे यानी पी ओ क्यू का वैल्यू निकालेंगे ये जो वैल्यू होता है 2 गुना पी आर क्यू होगा। यानी कि देखिए सबसे सॉरी यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आगे मैं वैल्यू निकाल रहा था पी ओ क्यू का। क्लियर है। तो पी ओ क्यू का वैल्यू भी कितना लाए थे 110 डिग्री। क्लियर है। आप लोग को निकालना इसका तो अल्टीमेटली क्या था हाफ होता था 55 डिग्री इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा 55 डिग्री। ऑप्शन है देखिए होगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये आप लोगों को सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं करना है सॉल्व करना है। क्या होगा देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो मैं एग्जाम में अगर बैठता हूँ ना तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होता तो वैल्यू पुट करता हूँ और मेरे सामने सबसे बढ़िया वैल्यू होता है इसमें कॉट और कॉसेक है ना। तो एक काम करते हैं क्या करें बताइए देखते हैं है ना। तो ऑप्शन सबसे बढ़िया ये लेगा देखिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 1 है 1
कॉट एक काम करते हैं कॉट 45 फिर तो कॉसेक में एक काम करते हैं कॉट 90 का कॉट इससे कॉसेक 30 का वैल्यू यहाँ पे 1/2 एंड 2 देखिए कॉट 30 का वैल्यू पुट करते हैं तो कॉट 30 का वैल्यू होता है √3 होता है तो रूट देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर क्या होगा केवल 3 हो गया क्लियर है बाय 1 प्लस। अब बताइए कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है केवल 2 होगा क्लियर। आप सॉल्व कीजिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 1 प्लस यहाँ पे तो 3 है 2 प्लस 3 यानी यहाँ पे तो यहाँ पे करें 1 + 1 यानी कितना आ गया 2। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कौन सा वैल्यू है जिसमें अगर कॉस 30 को यानी कि 30 डिग्री पुट कीजिए तो 2 आएगा। तो देखिए साइन 30 का वैल्यू 2 नहीं होता है, कॉस 30 का वैल्यू 2 नहीं होता, tan 30 का वैल्यू नहीं होता, लेकिन कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। आप लोग को इसी टाइप से बनाना था क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना फ्रेंड दी गई आकृति में देखिए POQ है तो फ्रेंड POQ है ना। अब एक वृत्त का व्यास है। अब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है अल्टीमेटली यानी अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण होता है। देखिए P है ये R है ये Q है तो यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। कितना डिग्री 90 डिग्री। हम लोग का चक्रीय चतुर्भुज क्या निकालना देखिए यहाँ पे देखिए PQRS का आ रहा क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज है ना तो देखिए ये आप लोग का ऐसा क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये Q है तो ये दोनों का सम जो होता है 180 होगा। तो आप बताइए देखिए यहाँ पे भी जो मैं कंसेप्ट बताया हूँ तो यहाँ पे देखिए अभी एक एंगल Q का वैल्यू निकालेगा ना तो आप लोगों को क्या करना 180 डिग्री माइनस यहाँ पे S का वैल्यू दिया था 130 तो यहाँ पे वैल्यू निकालेगा तो टोटल कितना डिग्री आ रहा है 50 डिग्री आ रहा है क्लियर है। और हम लोग को यहाँ पे P का वैल्यू निकालना था तो देखिए यहाँ पे Q का वैल्यू तो अल्टीमेटली 50 आ गया था और S का वैल्यू कितना था तो S का वैल्यू 130 था दोनों आ गया कितना 180 डिग्री आ गया। यहाँ पे तो इसका अनुसार ये तो 90 डिग्री था क्या बता रहे गलती। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को त्रिभुज में चल रहे हैं ना तो P का वैल्यू निकालना तो हम लोग क्या करेंगे टोटल 180 डिग्री होता है ना माइनस हम लोग क्या करें देखिए यहाँ का वैल्यू देखिए तो एक का वैल्यू तो आप लोगों को 50 डिग्री था और एक का वैल्यू 90 डिग्री था। ये दोनों को सॉल्व करें तो 180 लिखेंगे माइनस 90 + 50 140 हो गया तो माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली 40 डिग्री बचेगा। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए को क्लिक करेंगे काफ़ी मोहब्बत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक पेन को यदि एक पेन बी को 20% का लाभ पर बी उसी पेन को सी 75 रुपये में बेच देता है इसी प्रकार बी को 25% का लाभ होता है तो ए ने उस पेन को कितने रुपये में खरीदा था। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है कुछ नहीं करना है कुछ भी नहीं करना। देखिए एक पेन को 20% के लाभ पर बेचता है ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा यानी 20% को अगर आप तोड़ते हैं 20/100 करेंगे आई होप किए होंगे तो 1/5 आएगा यानी 5 से वो कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है तो 6 कर देंगे तो ये आप लोग का 5 से 6 हो गया। फिर अगर बी उसी पेन को 75 रुपये में बेचता है इस बी को 25% का लाभ होता है तो यानी कि 4 से 5 हो रहा है। अब आप लोग को बोले यहाँ पे गुना कीजिए तो 5 चौक 20 हो गया 6 × 5 30 हो गया। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो कैंसिल कीजिए ना 2 और 3। अब यहाँ पे और थोड़ा सा कंसंट्रेट के 3 का वैल्यू कितना लिख रहा है 75 रहेगा पता 3 को कितना से गुना करेंगे 75 आएगा तो 25 से। तो उसी प्रकार लोग 25 को 2 से गुना कर देंगे कितना आएगा 50। तो अल्टीमेटली ए का जो आंसर आएगा ना इसको 25 से गुना करेंगे कितना आएगा 50 आएगा तो 50 रुपये ऑप्शन में बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दें तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि समीकरण x² - 9x + 10 = 0 है तो दो मूल है तब इसके दोनों मूल का योगफल क्या होगा। देखिए जब भी मूलों का योगफल बोलता है तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़ोगे -b/a होता है तो -b यानी 19/1 करेगा तो राइट आंसर 19 ही होगा यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसका लघुत्तम समापवर्तन ज्ञात करना है कुछ नहीं करना लघुत्तम अगर निकालिएगा ना तो आप लोग को देखिए एक काम कीजिए जब भी स्टेप्स का आता है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए मेरे के अनुसार देखिए यहाँ पे क्या पुट करें मान लीजिए 3 पुट कर दे 3 × 9 = 27 यहाँ पे तो 0 आ जाएगा तो यहाँ पे देख लीजिए ना इसका राइट आंसर आएगा ये आ जाएगा क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन और भी अगर नहीं समझ तो मैं वैल्यू पुट करके बना लीजिएगा काफ़ी अच्छा समझ नहीं तो आप लोग ए यहाँ से मान लीजिए एक्स कॉमन ले लेते हैं ना तो क्या बचेगा x² - 9 बचेगा। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए ये x है अब a² - b² फॉर्मूला पूछ गए तो a - b × a + b कर दीजिए। अब तो बना लीजिएगा ना तो हाँ इसी पर कर लीजिएगा। आरोही क्रम में रख इसका फ्रेंड्स आप लोग को बनाना क्या लिखा देखिए आरोही क्रम में रखी संख्याएं 1 3 5 7 12 x + 1 x + 3 x 16 17 x + 7 22 और 25 की माध्यिका 14 तो x की मान को ज्ञात करना कुछ नहीं करना x की मान ज्ञात करना। टोटल आगे देखिएगा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 12 है तो 12 क्या होता है एक प्रकार का सम संख्या। सम के लिए कंडीशन क्या होता है ना हाफ प्लस उसमें यानी कि 12 का आधा क्या तो छठा और सातवां को जोड़ देंगे बटा 2 तो यहाँ पे माध्यिका टोटल 14 था क्लियर है। छठा टर्म देखेंगे तो x + 1 लिख रहा था वही सातवां टर्म देखेंगे तो x + 3 लिख रहा था। ये दोनों को जोड़ के क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 28 बराबर देखिए ना x कितना आ गया 2x और 3 और 1 4 आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो 28 में से हम लोग 4 को घटाएंगे क्या आ गया 24 24 बराबर 2x आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा ना 24 बराबर क्या आ गया 2x आ गया। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे टोटल कितना आएगा 12 आएगा तो राइट आंसर फ्रेंड्स x का वैल्यू 12 आएगा तो यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
चलिए अब देखिए 30 क्वेश्चन को मैं बता दी हूँ। अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैथ्स का क्या है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसके शीर्ष का नियम है। तो फ्रेंड इसमें क्षेत्रफल निकालना, जब भी स्टेप्स का आता ना तो मैं डिटर्मिनेंट विधि से बनाता हूँ जो सबसे इजी मुझे नहीं आता। देखिए ये 6 कर देंगे, यहाँ -3 कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, इसके अनुसार यहाँ पे 3 कर देंगे, ये 5 कर देंगे, ये -2 करेंगे, 1 1 1 करेंगे। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसका डिटर्मिनेंट विधि से सॉल्व कीजिएगा और इसको हाफ कर दीजिए केवल, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आप लोग पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट मेथड तो बहुत अच्छी बात। देखिए इसको हम लोग पकड़ते हैं तो इसको और इसको गुना कर देते हैं। तो देखिए 5 एकम यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, 5 एकम 5 यहाँ 2, तो यहाँ पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग 6 को अगर पकड़े तो देखिए 5 कम 5 या 5 दूनी 5, 5 या 2 7 हो गया। तो यानी कि 7 कर यहाँ से करेंगे 42 आ गया। अगेन -3 के रूप में जाएंगे तो यहाँ से हम लोग करेंगे -3, फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी टोटल करेंगे तो 3 हो नहीं रहा, तो यहाँ पे ढक देंगे तो -3 अच्छा यानी -12 आ गया। क्लियर है। अगेन आई रिपीट, फिर आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा तो इसी प्रकार टोटल कीजिएगा ना, रिपीट तो 49/2 आ जाएगा, 49/2 आ जाएगा। नहीं तो आप लोग क्लास 10 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, तो इस तरफ से भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा ही सिस्टमेटिक वे में बना सकते हैं। यदि AB = 1:1/2 3/8 BC, देखिए ये लिख रहा ना, हम लोग को वैल्यू निकालना, कुछ नहीं करना, देखिए कुछ भी नहीं करना। इसको अगर आप लोग बनाते हैं तो देखिए सबसे पहले A रेशियो B का वैल्यू 1/2 लिख रहा, फिर 3/8 लिख रहा। तो हम क्या करेंगे, देखिए A/B है ना, तो थोड़ा सा विश्वास करना है अपने आप को। देखिए 1/2 करना, यहाँ पे देखिएगा तो 3/8 लिख रहा। क्लियर है। हम क्या करेंगे, दोनों से अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आप लोग बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो A रेशियो B का वैल्यू 4/3 आ गया। जस्ट लाइक से हम लोग क्या करेंगे, देखिए B रेशियो C का निकालेंगे तो 1/3 है ना। अब यहाँ पे क्या था, 5/9 था, तो दोनों को 9 से गुना कर देंगे। तो ये 9 गुना करें, यहाँ भी 9 से गुना करेंगे, तो ये 3 3 9 हो गया, यहाँ भी 3 9 कर गया, तो यहाँ पे करेंगे तो 3:5 आ गया। क्लियर है। अब लास्टली देखेंगे CD का, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, 5/6 था। क्लियर है। अब यहाँ पे 3/4 था, तो देखेंगे इसको भी 12 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे भी देख इसको 12 से गुना करेंगे, तो 3 का पारा में 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। अब देखेंगे यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 3 तिया 9, 10 9 आ गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आगे A रेशियो B है, तो A रेशियो B का वैल्यू कितना है, 4:3 है। जस्ट लाइक से B और C का वैल्यू करेंगे तो 3:5 आया था, और C और D का देखेंगे तो 10 रेशियो कितना आया था, 9 आया था। अगर आप लोग सॉल्व करते तो इसको केवल और केवल बराबर करके सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसी वैल्यू आप लोगों का C के सामने था, ये D के सामने था। चलिए बनाते हैं, कुछ नहीं करना। देखिए आप लोगों को जब सॉल्व करना ना तो एक काम कीजिए, इसके बगल में कितना 3 है। अब देखिए यहाँ पे बगल में 10 है, यहाँ पे बगल में क्या कीजिए 10, इस अब सारे जो बगल में उसको गुना कर दीजिए। इसके बगल में 3 था, 3 कर देंगे। अब देखिए इसके बगल में कितना था, 5 था, इसके बगल में 3 था। अब सारे को आपस में गुना कर देंगे। तो देखिए 4 तिया 12, 12 को 10 से गुना करेंगे क्या होगा, 120 होगा। तो देखिए पहला वैल्यू आप लोग का 120 आ गया। अब देखिए सेकेंड का 3 तिया 9 दिए कितना होता है, 90, सेकेंड में 90 आ गया। 3 × 5 = 15 को 10 से गुना करें कितना आ गया, 150 आ गया। लास्टली यहाँ पे 13 × 5 = 65, 65 को 10 से यहाँ पे नहीं ना, यहाँ पे गुना कीजिएगा ना, तो 5 तिया 15, 15 9 करेंगे तो 135। तो आप लोग का आएगा 120, 90, 150 और 135 आएगा। और भी इसको रेशियो में लाते हैं तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, कुछ नहीं होगा। 15 का टेबल लाए तो 8 6 10 9 आएगा, 8 6 10 9 आएगा। तो 8 6 10 9 इज द राइट आंसर। तो 8 6 10 9 सॉरी 8 6 10 9, 8 6 10 9, तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे। एक धनराशि 2 वर्ष में 1100 रुपये और 6 वर्ष में 1400 रुपये हो जाते तो ब्याज की दर ज्ञात करना। कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले 6 वर्ष में देखिए, तो 6 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 6 वर्ष में 1400 रुपये लिख रहा है। क्लियर है। और उसी प्रकार 2 वर्ष में लिख रहा है 1100 लिख रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 वर्ष के लिए निकालेगा तो टोटल अगर यहाँ देखिएगा तो कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। कितना आ रहा है, 300। तो 1 वर्ष के लिए निकालेगा तो कितना आएगा, 75 रुपये आ गया। यानी कि साधारण ब्याज अगर निकाले तो 75 रुपये आ गया। तो हम लोग क्या करें आगे 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए अगर हम लोग देखेंगे अमाउंट कितना था, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या कीजिए ना, तो 1 वर्ष के लिए 75 था, 2 वर्ष के लिए क्या करें, 2 को 75 से गुना कर देंगे कितना आएगा, 150 आ गया। क्लियर है। और हम लोग क्या करें, यहाँ से प्रिंसिपल को निकालेंगे। तो फ्रेंड अमाउंट माइनस क्या करेंगे, SI। तो अमाउंट इसका वैल्यू दे रहा था 1100, 1100 में से क्या करेंगे 150 को माइनस कर देंगे तो 950 रुपये इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा 950, जो कि ऑप्शन है 950। तो आगे आप लोग रेट निकालना था। तो रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 75 बता क्या करें, 75 था आप लोग का, ये 75/950 करेंगे इंटू 100। आई थिंक फ्रेंड्स इसको सॉल्व किया तो 7.17/19 होगा। तो ये आप लोग का आंसर होगा 7.17/19, जो कि ऑप्शन नंबर A को क्लिक करें। क्लियर है।
चलिए, ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन कार्य करने के बाद ए छोड़ देता है। इसके बाद सी इस कार्य से जुड़ता है और बी के साथ कार्य समाप्त करवाता है। कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे? देखिए, मैं पहले पढ़ा था, यानी तो 22। फ्रेंड्स, मैं देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं एनटीपीसी मेंस का जब प्रिपरेशन कर अनफॉर्चुनेटली मैं मेंस में सक्सेस नहीं कर पाया था। मैं अगेन रिवीजन कर रहा हूँ, तो वो उस समय बनाया था, वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। देखिए, तो लिख रहा है ए, बी, सी व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को क्रमशः 10, 8 दिन, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन कार्य करने के बाद ए छोड़ देता है। उसके बाद सी इस कार्य में जुड़ता है और बी के साथ कार्य करना समाप्त करता है। तो समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? देखते हैं, जो प्रोसेस है उसी के अनुसार बताते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 + 35/9 कर दिए थे। अब हमको पता नहीं किस टाइप से बनाए थे पहले, फिर भी अपना प्रोसेस जिंदाबाद है ना। देखिए, क्या करें क्या करें क्या करें, देखते हैं। 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास एक और प्रोसेस से बता देंगे। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा, टफ क्वेश्चन था ये। देखिए, कलर को चेंज करते व्हाइट को ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ए है आपका, दिख रहा नहीं है, तो ए जो लिख रहा है, ए कार्य कर रहा कितना दिन में? 8 दिन में। आप लोग को बी जो लिख रहा है, तो बी लिख रहा है 12 दिन में। सी जो लिख रहा है 15 दिन में लिख रहा है। अगर टोटल कार्य निकालेगा तो कितना लिख रहा है? 120। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग खुद बताइए। देखिए, इसका एफिशिएंसी कितना आएगा? 15। इसका कितना आएगा? तो 10 आएगा। इसका यानी कि 15 वाला का कितना आएगा? 8 आएगा। आई होप क्लियर हो गया। अब देखिए, सबसे पहले क्या लिखा, ए और बी कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन कार्य करने के बाद ए छोड़ देता है। तो फ्रेंड, ए और बी जब कार्य किया तो 2 दिन तो काम किया ना, तो इसका एफिशिएंसी 15 था, ये 10 था, तो 15 10 कितना था? 25। 25 के 10 यानी 2 दिन कार्य किया, यानी कि 25 दूनी 50, टोटल 120 में से 50 काम कर दिया। तो अब बताइए कितना काम बचा? 70 काम बचा। यहाँ तक समझ में आ गया? 70 काम बचा। इसके बाद सी इस कार्य में जुड़ता है और बी के साथ कार्य समाप्त करता है, तो यानी 70 काम तो हो गया। क्लियर है? अब आप बताइएगा। अब देखिए, ए छोड़ दिया यानी ए खत्म हो गया। अब कौन आता है? सी आता है। तो सी बी और सी का, तो बी का क्षमता 10 था और ये 8 था, 10 8 18। तो फ्रेंड, ये दोनों मिलकर करेगा ना, तो 70 बटा क्या काम किया? 18। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसको तोड़ दीजिए, तो इसको तोड़िएगा तो कितना? 35/9 आ गया होगा। यहाँ तक समझ आ गया ना? ये समझ गया ना? अब बताइए, शुरू में कितना दिन कार्य किया था? 2 दिन। हम लोग प्लस खाली 2 कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या किए थे, सबसे पहले 2 दिन कार्य किया था, 2 रहने दिए थे। अब इधर शेष में कितना आया था, तो आप लोग देखे थे 35/9 आया था। अगर आप लोग इसको पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो देखिए, 9 दिन 18, 18 15 कितना होता है? 53। तो यहाँ पे करेंगे तो 53 आ गया, तो 53/9 आएगा। अब इसको और भी तोड़िएगा तो 5 पूर्णांक, देखिए 5/8/9 आएगा। तो यहाँ पे टोटल आएगा 5/8/9, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए मैं छोड़ा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन को फिर मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी आसानी से बना लेते हैं इसको। अब देखते हैं जीएस का क्वेश्चन क्या था। देखिए, आगे है 74 नंबर क्वेश्चन में। डायरेक्टली जीएस का क्वेश्चन को मैं बता दूंगा पूरा, और जीएस में भी आप लोग जिस टाइप से मैं मैथ्स बनाया, पूरे जीएस को मैं पूरे का पूरे डिस्कस कर दूंगा, जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 74 से स्टार्ट हो रहा। किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त होगी? तो फ्रेंड्स, याद रखिए, देखिए, अंश या अवशेष को यानी फ्रैगमेंट या डेविसेस को बोलते हैं टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त होगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अंश या अवशेष को एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त होता है। तारा का अपना प्रकाश होता है, सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और इसके साथ साथ याद रखिए, सायरा सबसे चमकीला तारा होता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन से भी आता है ना, देखिए 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाले को क्या बोलते हैं? हेली धूमकेतु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिख रहा है आप लोगों के सामने, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच हो तो वायु स्तर में वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। यदि देखिए 51 से 100 के बीच होता है ना, तो अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक 51 से 100 के बीच है ना, तो वायु प्रदूषण का स्तर क्या होता है? मध्यम माना जाता है। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें आप लोग देखे होंगे ना, देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहाँ पे? नई दिल्ली में। अब देखिए, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, इससे हम लोग बोलते हैं AQI, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। ठीक है? अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ को जाना जाता है। सबसे पहले देखिए,
अगर इसका वैल्यू 0 से 50 आता है, क्लियर है, फिर इसमें आता है 51 से लेके 100 भी आता है, फिर आप लोगों को बताना चाहते हैं 101 से लेके 150 भी आता है, फिर आप लोगों को 151 से 200 आता है, इस टाइप से इसका वैल्यू आता है। तो देखिए पहला जो अगर आप लोग का जो वैल्यू आता है 0 से 50 आता है तो उससे बोलते हैं ग्रीन कलर दिया जाता है, ग्रीन कलर देते हैं। वही 51 से जो लेकर आप लोग 100 के बीच होता है उसे येलो कलर देते हैं, और 101 से जो इसके बीच होता है उसे ऑरेंज कलर देते हैं, यानी ऑरेंज कलर देते हैं। और 151 से लेकर जो आप लोग का 200 तक आता है उसे रेड कलर देता है, इस टाइप से आप लोग का होता है, क्लियर है। और सबसे बढ़िया जो होता है 0 से 50 के बीच होता है, यानी ग्रीन होते हैं। मॉडरेट होता है आप लोग का येलो वाला, यानी 51 से 100 के बीच में होते हैं, ठीक है, इस टाइप से याद रखिएगा, क्लियर है। अब देखिए याद रखिए 8 प्रदूषकों को वायु गुणवत्ता सूचकांक में रखा, यानी टोटल 8 प्रदूषकों को रखा गया, क्लियर है। जिसमें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले PM10 होता है, क्या होता है, PM10 होता है। फिर देखिए PM2.5 होता है, PM2.5 होता है। फिर O3 भी होता है, यानी ओजोन होता है। फिर आप लोग को अनुसार SO2 होता है। फिर देखिए NO2 होता है, क्या होता है, NO2 होता है। फिर क्या होता है CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। फिर सीसा आप लोग का होता है, और लास्टली आप लोग का क्या होता है, NH3 होता है, यानी अमोनिया होता है। ये सारी चीज़ों को रखा गया, क्लियर है। चलिए ये आप लोग याद रखिए, टोटल ये 8 वायु गुणवत्ता सूचकांक में रखा गया प्रदूषकों को, PM10। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 10, 2.5, बाकी ये सब जानते होंगे आप लोग। विख्यात इतिहासकार रॉबर्ट रिबेल द्वारा लिखित ए फॉरगॉटन एम्पायर निम्नलिखित में किस साम्राज्य के विषय में थे। तो फ्रेंड्स याद रखें, विख्यात इतिहासकार रॉबर्ट सिबेल द्वारा लिखित ए फॉरगॉटन एम्पायर विजयनगर साम्राज्य के बारे में विषय है, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर में बुक्का नामक 2 भाइयों ने मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि MBT बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया था, क्लियर है, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए अब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अगर पूछता है तो कहाँ पे, तो हम्पी है, याद रखिए इसका राजधानी क्या है, हम्पी है, क्लियर है। इसके साथ साथ ये हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और इसके साथ साथ आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसका विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक अगर आता है ना, कौन थे, तो कृष्णदेवराय थे। ये क्वेश्चन आता है, सबसे महानतम इसका शासक थे कृष्णदेवराय थे, क्लियर है, जो कि तुलु वंश से संबंधित रखते थे। और इसी में याद रखिए तालीकोटा का युद्ध, यानी कि जो कि 23 जनवरी 1565 को हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो क्वेश्चन आता है विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ किस युद्ध के कारण हुआ था, तो याद रखिए 23 जनवरी। देखिए मैं बताना चाहता हूँ 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका पतन होता है। और तालीकोटा के युद्ध को हम लोग और क्या बोलते हैं पता है, राजतंगड़ी का युद्ध बोलते हैं। साथ साथ आप लोग को बन्नी हाटी का भी युद्ध कहते हैं, क्लियर है। चलिए किस वायसराय के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के 3 प्रमुख नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो देखिए सबसे पहले याद रखिए, देखिए कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, अब बॉम्बे, ये तीनों उच्च न्यायालयों का जो स्थापना हुआ था 1862 में हुआ था। कब हुआ था, 1862 में। अब देखिए 1862 में भारत का गवर्नर जनरल कौन थे पता है, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो अल्टीमेटली राइट आंसर करेंगे लॉर्ड कैनिंग, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। याद रखिए लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इंडियन हाईकोर्ट पारित हुआ था, जिसके तहत बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लॉर्ड कैनिंग का जो समय था उसी के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लागू हुआ था, क्लियर है। और इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 में भी इसी के टेन्यूर में लागू किया गया था, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अगला बात करना चाहते हैं, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, क्लियर है। इसी समय कॉर्नवालिस कोड को भी लागू किया गया था। इसका टेन्यूर जो था शायद 1893 में था। कितना था, 1893 तक था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका 1848 से 1853 के बीच में था, क्लियर है। चलिए आईसी के समय, डलहौजी के समय फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं फेमस यानी कि हड़प नीति का प्रयोग किया गया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, काफ़ी मोहब्बत से इसके बारे में पढ़े होंगे, तो देखिए आप लोगों को पता होगा। देखिए इस टाइप से होता है, ये आप लोग का देखिए पूर्वी घाट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, GMGKK, याद करिएगा ना, GMGKK। आई थिंक देखिए सबसे पहले यहाँ पे गुजरात आता है, यहाँ पे महाराष्ट्र आता है, फिर यहाँ पे गोवा आता है, यहाँ पे GMGK कर्नाटक आता है, यहाँ पे केरल आता है, यहाँ पे आता है वोट, याद करिए बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना। ये देखिए ये मैं आप लोग को बताऊँ जो टोटल 9 स्टेट बताया, यानी ये देखिए ये 5 स्टेट हो गया, ये 4, ये 9 स्टेट मिलकर ये पूर्वी हो गया, पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट का निर्माण करते हैं, क्लियर है। और ये दोनों जहाँ मिलता है, यानी कि देखिए यहाँ पे मिलता है, यानी कि तमिलनाडु के प्लेस से यहाँ पे बोलते हैं
नीलगिरी, तो नीलगिरी पास आपस में मिलती है। क्लियर है, तो याद रखिए नीलगिरी पहाड़ी पास मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, इस चीज़ को याद कीजिएगा। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी है, और इसके साथ साथ याद रखिए नीलगिरी की पहाड़ी दक्षिण भारत के दक्षिण तमिलनाडु में स्थित होती है। क्लियर है, अब देखिए नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी होता है उसे बोलते हैं दोदा बेटा। क्या बोलते हैं फ्रेंड? दोदा बेटा। इस चीज़ को आप लोगों को आई थिंक पता होगा, दोदा बेटा कहते हैं। क्लियर है, अब इसकी ऊंचाई अगर पूछना चाहता है 2637 मीटर होता है, 2637 मीटर होता है, और दोदा बेटा दक्षिण भारत का दूसरी सर्वोच्च चोटी होती है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोगों को मैच करना है। जोजिला पास का मेन दर्रा के बारे में बोल रहा, तो देखिए जोजिला दर्रा जो होता है ना, जहाँ से जोजिला जहाँ से जम्मू कश्मीर, तो पहला जो होता है जम्मू कश्मीर में हो गया। क्लियर है, बड़ा लाचा, तो बड़ा लाचा देखिए हिमाचल प्रदेश नहीं लग रहा बड़ा शब्द है, तो बड़ा लाचा याद रखिए हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है, देखिए जेलेपला दर्रा, तो जेलेपला जो होता है वो सिक्किम होता है, जेलेपला दर्रा सिक्किम होता है। अनीति, तो देखिए माना नीति अलीपुर, माना नीति अलीपुर जो होता है वह उत्तराखंड में होता है। क्लियर है, तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले तीन को मैं याद कर रहा हूँ। देखिए माना और नीति, माना नीति अलीपुर, इसको आगे तुम लोग याद कर लीजिए ना, माना नीति अलीपुर लेख हो ना यार, यहाँ पे माना नीति अलीपुर लेख, ये तीनों जो दर्रा होती है ये आप लोग का उत्तराखंड में होता है। क्या होता है ये? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड से करंट अफेयर में बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड में 27 जनवरी देख लीजिए, 27 जनवरी 2025 को यहाँ पे समान नागरिकता संहिता अधिनियम कोड को लागू किया गया। क्लियर है, और इसका मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। तो माना नीति अलीपुर लेख दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में, ये हो गया। अब देखिए जहाँ से जो जिला, जहाँ से जम्मू कश्मीर, ये हो गया। बड़ा लाचा याद रखिए हिमाचल प्रदेश है, जेलेपला तो आप लोगों का सिक्किम होगा। और सिक्किम में एक और है, सिक्किम में कोई है, एक और कोई फेमस है, कुछ में भूरा बनीला कुछ एक और था। चलिए यहाँ तक एक होता सिपकिला दर्रा, तो फिर याद रखिए सिपकिला दर्रा जो होता है वो भी शिमला को तिब्बत से जोड़ते हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। एक धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, यह धातु है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए उभयधर्मी ऑक्साइड, तो उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या? देखिए तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड को बोलते हैं जिसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है, यानी जिसकी प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होती है उसे बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। याद रखिएगा, तो उभयधर्मी ऑक्साइड का केवल 3 एग्जाम होता है, एल्युमिनियम होते हैं, फिर जिंक होते हैं और एक पीबी होता है, ये तीनों होते हैं। तो तीनों फ्रेंड्स आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है, अब देखिए जिसकी प्रकृति देखिए एक होता अम्लीय, तो जिसकी देखिए आ से अम्लीय, देखिए मैं आप लोगों को ठीक बता रहा हूँ, आ से अम्लीय, आ से अधातु। तो फ्रेंड्स याद रखिए अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है ना वह अम्लीय होती है। क्या होता है? अम्लीय होती है। वही क्षारीय प्रकृति किसका होता है? तो धातु का होता है। यहाँ तक याद रखिए, जिसका दोनों होता है उससे बोलते हैं उभयधर्मी। तो उभयधर्मी क्या होगा? एल्युमिनियम का होगा। क्लियर है, आई होप आप लोग को मजा आ गया होगा सीखने में। क्लियर है, तो याद रखिएगा। अब देखिए इसका ऑक्साइड बोलेंगे तो Al2O3, आई होप लिखेंगे, तो Al2O3 जो होता है ना इसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, चलिए बात करते हैं सोडियम। तो अल्टीमेटली में आप लोग को पता है सोडियम का एक धातु होता है, इसकी प्रकृति क्या होगा? क्षारीय होगा। कॉपर भी एक धातु होता है, क्षारीय होगा। लोहा का भी क्या होगा? क्षारीय हो गया। तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 7 है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में यह रखा गया? तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 7 है। देखिए 2 और 7 है, आप लोग बोला किस तत्व में रखा गया ना, किस समूह में? तो देखिए समूह की बात करना चाहते हैं। देखिए 2 7 है, तो अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे लास्ट में 7 है ना, तो जो लास्ट वाला रहेगा उसमें 10 जोड़े, तो 10 7 कितना हो गया? 17। तो समूह 17 में रखा गया, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, चलिए इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहते हैं। सबसे पहले आवर्त सारणी, देखिए आप लोग को पढ़े होंगे आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, आई होप आप लोग को पढ़े होंगे, मैं बहुत पढ़ाता था ये सब चीज़ पहले। देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बता रहा हूँ आधुनिक आवर्त सारणी। तो अल्टीमेटली आधुनिक आवर्त सारणी को किसने पेश किया था? देखिए लिख देता हूँ। तो आधुनिक आवर्त सारणी को दो लोगों ने मिलकर तैयार किया था। सबसे पहले मेंडलिफ ने तैयार किया था, सॉरी मोस्ले और नील्स बोर ने मिलकर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। क्लियर है, इसके अकॉर्डिंग इसमें आप लोग का टोटल 18 वर्ग थे। देखिए 18 वर्ग थे और वही 7 आप लोग का आवर्त थे। ये आप लोग को आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, अब इसी के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ जो आप लोग का वर्ग नंबर 17 था, 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन तत्व। इसमें कौन कौन सा आता है? देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टिन वगैरह होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विधानसभा को पहली बार द्विसदनीय किसके द्वारा अपनाया गया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स याद रखिए भारतीय
भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा याद रखिएगा इसको द्विसदनीय अपनाया गया था। क्लियर है। याद रखिए प्रथम बार राज्य परिषद का गठन भी 1919 में किया गया था। क्लियर है। और इस समय जो भारत परिषद अधिनियम, इसी को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। इसी के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार को मिला था। क्लियर, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब इसके हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स माइंड में आएगा तो मैं बोल दूंगा। देखिए बात करते हैं विधान परिषद का। तो विधान परिषद भारत में कुल 6 राज्य में, थोड़ा कम बात कीजिए, यानी कि कम बात कीजिए। देखिए के से कर्नाटक में है, उत्तराखंड में है, एम फॉर महाराष्ट्र में, बी फॉर बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, यानी ये 6 राज्य में भारत में द्विसदनीय भाग है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, देखिए विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिए वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग। अगेन आई रिपीट क्वेश्चन, विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय, देखो यहाँ पे विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के द्वारा। चलिए वित्त आयोग के बारे में पूरा डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 280, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया। क्लियर है। और राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन किया था। कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष का। अब वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, यानी कि अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। क्लियर है। अब देखिए भारत में, याद रखिए भारत में अभी भारत में जो चल रहा था, यानी 2020 से लेके, देखिए मैं लिख देता हूँ, भारत में 2020 से लेकर 2025 तक, यानी कि ये जो चल रहा था 15वां वित्त आयोग चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता किसके पास है? तो एन.के. सिंह है। किसके है ये? एन.के. सिंह है। तो याद रखिए अभी भारत में नंद किशोर सिंह आप लोग का वित्त आयोग का अध्यक्ष है। क्लियर है। वही 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, यानी कि जिसका टेन्यूर क्या रहेगा? तो 2026 से स्टार्ट होगा, तो 26 से 2031 के बीच में होगा। क्लियर है। तो इसमें यानी 16वां नंबर का रहेगा। इसका अध्यक्ष कौन है? तो कौन था भाई? भूल गए, अरविंद पनगड़िया। ये भी याद रखिए अरविंद पनगड़िया को घोषित किया गया। ये भी आप लोगों को पता होगा, अरविंद पनगड़िया। आई थिंक ये अरविंद पनगड़िया कौन थे? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। क्लियर है। और क्या 15वें वित्त आयोग ने केंद्र के राजस्व में राज्यों का हिस्सेदारी 42% से घटाकर कितना कर दिया था? 21% कर दिया था। क्लियर है। बात करना चाहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का। तो फ्रेंड्स याद रखिए भारतीय रिजर्व बैंक का भी 26वां अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा संजय मल्होत्रा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, संजय मल्होत्रा है। याद रखिएगा संजय मल्होत्रा। और एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। क्लियर है। 15वें नंबर का थे। योजना आयोग, तो फ्रेंड योजना आयोग का बंद हो चुका है। योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? मोंटेम सिंह अहूवालिया थे। क्लियर है। और योजना आयोग के यहाँ पे भी क्या चल रहा है? नीति आयोग चल रहा है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नहीं ना, नेशनल क्या होता है? नेशनल आई से मैं भूल रहा हूँ, नेशनल आई से मैं भूल जाता हूँ, ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट होता है। क्लियर है। नेशनल आई से क्या होता है? इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग क्या होता है? यहाँ पे कंफ्यूज में कर गया हूँ। इसका जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका अध्यक्ष पीएम होता है। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष अभी वर्तमान समय सुमन के बेरी है, और सीईओ है सुब्रमण्यम। ठीक है। चलिए वित्त मंत्री कौन है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। राज्यों का मिलान उसके स्थित बांधों के साथ करें। देखिए तुंगभद्रा, तो देखिए तुंगभद्रा नदी, तो फ्रेंड्स तुंगभद्रा नदी का जो संबंध होता है अल्टीमेटली मैं बताया था, इसका जो था कर्नाटक से होता है। तो यानी पहला का 4 कर देंगे। लोअर भवानी, तो लोअर भवानी तो आप लोग जानते होंगे तमिलनाडु में होता है। ये हो गया। इडुक्की तो केरल में होता है। नागासागर आंध्र प्रदेश में हो गया। तो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आई थिंक आप लोग को मजा आ रहा होगा। आप लोग हमसे जीएस पढ़ लीजिएगा, मैथ्स भी पढ़ लिए, तो बहुत ही आप लोगों को मैं बहुत नॉलेज दे दूंगा, इतना विश्वास रखिए। निम्नलिखित कौन पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य निर्धारण कारोपन की समिति के अध्यक्ष है? तो फ्रेंड देखिए आप लोगों को पता होगा अध्यक्ष के बारे में बोल रहा, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग पेट्रोलियम के लिए बोल रहा है, तो रंगराजन होगा। क्या होगा? सी रंगराजन समिति जो था ना, वो पेट्रोलियम उद्योगों के मूल्य कार्यान्वयन के लिए समिति था। क्लियर है। चलिए कुछ ऑप्शन से खेल लेते। देखिए कि राजा जे चलैया, तो राजा जे चलैया संबंध जो था आप प्रत्यक्ष कर से था, यानी आप प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स से कौन थे? तो राजा जे चलैया थे। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं आबिद हुसैन, तो आबिद हुसैन का संबंध लघु उद्योग से था। क्लियर है। चलिए और क्या, बस बाकी कुछ होगा तो मैं बोल दूंगा, है ना। चलिए मशरूम और ईस्ट क्या है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ाओगे, तो मशरूम और ईस्ट क्या होता है? एक प्रकार का फंजाई होते हैं। क्या होता है? फंजाई। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। जब पोषक तत्वों की तरह फर्टिलाइजर खेतों से निकट स्थित जलाशयों में बह जाते हैं, तब शैवालीय फैलाव होता है और ये जलाशय की सतह को ढक लेते हैं और मछलियाँ मर जाते हैं। क्योंकि, तो फ्रेंड क्योंकि शैवाल अधिक ऑक्सीजन उपयोग में ले लेते हैं। क्लियर है। चलिए और
एथलीट फुट का नाम एथलीट फुट नाम का रोग किसके द्वारा होता है? तो अल्टीमेटली है एथलीट फुट का नाम जो रोग होता है ना, वह होता है आप लोगों को फंगस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है। क्लियर? इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए बात करना चाहते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से कौन कौन सा होता है? पहला सबसे पहले टाइफाइड होता है, बुखार होता है, हैजा होता है, टिटनेस होता है, टीबी होता है, एंथ्रेक्स होता है, डिप्थीरिया होता है। क्लियर है? फंगस से क्या होता है? तो फंगस से त्वचा संबंधी रोग होता है, रिंग वर्म होता है, एथलीट होता है। क्लियर है? अब प्रोटोजोआ से क्या होता है? पापा काम पेश होते हैं, यानी पास हो गया, पायरिया हो गया, कास हो गया, काला जार हो गया, काम पेपेस हो गया, पेचिस हो गया, सोते यानी सोने की बीमारी, ये सारे आप लोग का होगा प्रोटोजोआ से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो देखिए पौधों के लिए सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं, याद रखिएगा, पौधों के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व टोटल 17 होते हैं। कितने होते हैं? 17 होते हैं, जिसे एक मैक्रो एक मीडियम में बांटा गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा ना, तो सोडियम आप लोग का शुष्क पोषक तत्व नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी देखिए NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों आप लोग का ना मेन होता है NPK। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा एवं विंध्य के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहने वाली नदी को बोलते हैं नर्मदा नदी। क्या बोलते हैं? नर्मदा नदी। क्लियर है? और याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में किस अमरकंटक से ये नदी निकलती है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और भी कुछ वैसा था क्या? नहीं, और कुछ था नहीं। चलिए और कुछ नहीं। देखिए गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? तो दक्षिण भारत का गंगा बोलते हैं। ठीक है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, मनुस्मृति का मुख्य रूप से किस में संबंध है? तो मनुस्मृति का जो संबंध है ऑप्शन नंबर सी करेंगे, यानी कानून से था। किससे था? कानून से था, याद रखिएगा। तो मनुस्मृति हिंदू कानून से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। क्लियर है? और याद रखिए, मनुस्मृति हिंदू की विधि विधान से संबंधित पुस्तक है, और यह हिंदू की प्रथम विधि की संग्रह भी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पारित किया गया था? अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग जो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में किया था। लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में किया था। क्लियर है? अब इसकी मांग किसने किया था? JL नेहरू ने किया था। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा। इसी कांग्रेस अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ JL नेहरू के बारे में। देखिए JL नेहरू, देखिए मैं पूरा का पूरे बता रहा हूँ। JL नेहरू कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। सबसे पहली बार बने थे 1929 में लाहौर के राजवी अधिवेशन के समय। क्लियर है? अगला जो बने थे 1936 में बने थे, 1936 में जो कि लखनऊ में बने थे। क्लियर है? एक ये गांव में बने थे। यानी 1937 में जो हुआ था फैजपुर, जो कि गांव में हुआ था। इसमें यानी 3 बार बने, 1929, 36 और 37 बने, 3 बार बने। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, जिस दर से बैंक RBI को ऋण देता है वह क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखें, जिस दर से बैंक RBI को ऋण देता है उसे क्या बोलते हैं? तो अल्टीमेटली रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। देखिए RBI जिस दर से, मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जिस दर से बैंक RBI को ऋण देता है, मान लीजिए कोई कॉमर्शियल बैंक है यानी SBI बैंक है, अगर SBI बैंक अगर RBI को अगर ऋण देता है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलें रिवर्स रेपो रेट। लेकिन वही RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर SBI बैंक को देता है या किसी प्राइवेट बैंक को देता है तो उसे बोलें रेपो रेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाते हैं? चलिए सारी तिथि को मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। सबसे पहले बात करना चाहते हैं 11 मई को। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा 11 मई 1974 को क्या हुआ था? पोखरण में हुआ था। यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 11 मई 1974 को पोखरण में क्या हुआ था? तो आप लोग देखे होंगे ये संचार को छोड़ा गया था। क्लियर? इस वजह से हो गया 8 मई को। तो याद रखिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। क्लियर है? वही बात करना है 10 मई वैसा तो कुछ नहीं है। और 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और आज 8 जून आज महासागर दिवस मनाते हैं। चलिए रंगस्वामी कप का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रंगस्वामी कप का संबंध किससे? तो हॉकी से। किससे? ये हॉकी से है। तो ऑप्शन नंबर सी से को क्लिक करेंगे। तो रंगस्वामी कप का संबंध हॉकी से है। और याद रखिएगा आगा खा कप हो गया, ध्यानचंद्र कप हो गया, नेहरू कप हो गया, सिंधिया कप, ये सारे का संबंध किससे होता है? हॉकी से होता है। क्लियर है? और हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ध्यानचंद्र को कहते हैं। और उसका किताब का नाम क्या था? गोल था। क्या था? गोल था। याद रखिएगा। क्लियर है? और दा गोल अलग था। दा गोल किसका था? शायद दा गोल भी किसी अलग व्यक्ति का नाम था। दा गोल किसी अदर का था। दा गोल जो था ना किसी का था, नाम मैं भूल गया। दा गोल भी गूगल में सर्च करके देखिए तो किसका है बता देगा वो। ठीक है? और फ्रेंड्स आप लोग बताना चाहते हैं हॉकी से इस बार ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हरमनप्रीत कौर को मिला था।
किस देश ने देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया? तो याद रखिए फ्रेंड, किस राज्य ने, तो किस राज्य ने किया ना, तो ऑप्शन नंबर याद है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर को शुरू किया। क्लियर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था, तो देखिए यहाँ पे यूरोपीय बोल रहा, तो फ्रेंड्स याद रखिए, देखिए जॉर्ज यूल जो थे ना पहला यूरोपीय थे, यानी पहला विदेशी यही थे, जो कि कब बने थे, तो 1888 में चयन हुआ था। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में चुने गए थे। क्लियर है। और कांग्रेस का स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो ए ह्यूम को जाता है। देखिए स्थापना किसने किया था, ए ह्यूम ने किया था। क्लियर है। याद रखिएगा जॉर्ज यूल कब किया था, तो याद रखिए 1888 में अध्यक्ष बने थे। वही विलियम वेडरसन की बात करना चाहते हैं, तो विलियम वेडरसन भी बने थे, लेकिन ये जो बने थे 1889 के। देखिए 1889 में, हाँ नहीं ना, 1889 था, बिल्कुल हाँ। तो 1889 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्षता विलियम वेडरसन ने किए थे। क्लियर है। और अल्फ्रेड बेब की बात करना चाहते हैं, तो इन्होंने जो किया था 1894 में किया था। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। क्लियर है। और इलाहाबाद में अगेन विलियमसन ने किया था 1910 में भी, तो ये विदेशी लोग कुछ कुछ किए थे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। और अभी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। इसको आप लोगों को मैच करना है कौन कौन सा डेट होगा। देखिए सबसे पहले रॉलेट एक्ट अधिनियम, अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है रॉलेट एक्ट अधिनियम कब आया था, 1919 में। तो पहला 1919 हो गया। क्लियर है। खेला कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। चंपारण कब हुआ था, 1917 में हुआ था। अहमदाबाद कब हुआ था, 1918 में। अब देखिए कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि अहमदाबाद पहले हुआ कि खेला हुआ। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ऑटोमेटिकली पेपर में भी होता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा। सबसे पहले इसमें याद रखिएगा ना, इसमें सबसे पहले चंपारण हुआ था, सबसे पहले अहमदाबाद हुआ था, फिर हुआ था खेला हुआ था। याद रखिएगा। तो सबसे पहले चंपारण हुआ था, 1917 में हो गया था। फिर आप लोग का यहाँ पे हुआ था अहमदाबाद वाला, क्या हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। क्लियर है। फिर खेला हुआ था, यानी कि दूसरा हो गया। लास्ट में हुआ था रॉलेट एक्ट। क्या है ये बता दिया ना। तो याद रखिएगा गांधी जी ने, इसके बारे में तो मैं बता दिया। क्लियर है। अब यहाँ कन्फ्यूजन अगर होता है तो याद रखिएगा, कैसे मैं ट्रिक बताऊँ, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे अगेन आई रिपीट, अहमदाबाद मिल जो हुआ था ना, वो फरवरी में हुआ था, फरवरी 1918 में हुआ था। वही बात करना चाहते हैं हम लोग। खेला जो हुआ था ना, मार्च 1918 में हुआ था। अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। अल्टीमेटली में कुल्लू घाटी सबसे फेमस है, तो आप लोग जानते होंगे ये सेब के लिए। किसके लिए, सेब के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति का अध्यक्ष प्राय विपक्षी दल के होते हैं। तो फ्रेंड देखिए आप लोगों को पता है लोक लेखा समिति। देखिए लोक लेखा समिति एक ऐसा समिति हो जो कि सबसे बड़ा समिति होता है। नहीं लोक लेखा नहीं होता, सबसे बड़ा समिति होता है वो प्राक्कलन समिति होता है। ठीक है। और प्राक्कलन समिति में जो होता है ना, सारे सदस्य आप लोग का होते हैं वह लोकसभा के होते हैं। ठीक है। और एक होता है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति के में जो अध्यक्ष होते हैं, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में आप लोग को बताना चाहता हूँ, 15 सदस्य जो आप लोग का होता है वह लोकसभा से होता है। क्लियर है। वही 7 जो सदस्य होते हैं वह राज्यसभा से होता है। याद रखिएगा। और इसमें अध्यक्ष जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं हमेशा विपक्ष के नेता होते हैं। याद रखें, इसमें हमेशा अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता, क्योंकि 1967 के समय मनु भाकर पहली बार इसका विपक्ष का नेता हुए इसका अध्यक्ष बने थे, इस वजह से ये नियम बनाया गया। क्लियर है। और अभी वर्तमान समय लोक लेखा समिति का अभी जो अध्यक्ष है, तो देखिए मैं बता देता हूँ, माइंड में हाँ, केसी वेणुगोपाल राव है। याद रखें केसी वेणुगोपाल राव। अभी जो अध्यक्ष कौन है, केसी वेणुगोपाल राव है। देखिए याद आ गया, मैं बता दें केसी वेणुगोपाल राव। वही प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष संजय जायसवाल है। याद रखें संजय जायसवाल है, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिए संजय जायसवाल है, जो कि लोकसभा में से संबंधित है। और वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है, तो केसी वेणुगोपाल राव है। क्लियर। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, कांग्रेसी है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। देखिए दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इंद्रप्रस्थ के नाम से दिया था। तो फ्रेंड्स याद रखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया था। क्लियर है। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी। वर्तमान में दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है। और दिल्ली शहर का वास्तुकार कौन था, एडवन लुटियंस थे। याद रखिएगा दिल्ली शहर का जो वास्तुकार कौन थे, तो एडवन लुटियंस थे। क्लियर है। और आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार किसे कहते हैं पता है, शीला दीक्षित को कहते हैं। और अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है पता है आप लोग को, रेखा है। तो रेखा गुप्ता बनी है। रेखा गुप्ता भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनी है। क्लियर है। और साथ साथ ये दिल्ली के सहारनपुर से ये चुनाव जीती थी, यानी कि विधानसभा का। क्लियर है। इस सब सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और दिल्ली का भी अभी कौन है, एलजी, तो विनय कुमार सक्सेना है, यानी वी की बिल्ली है ये, तो विनय कुमार सक्सेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। तो फ्रेंड कैसा लग रहा है आप लोग को जीएस, बताइए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना है। कहाँ पे फ्रेंड, वियना है। तो राइट आंसर करेंगे वियना। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए वियना,
आप लोग को पता होगा ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना होता है। इसके साथ ओपेक आप लोग पढ़े होंगे, ओपेक तो OPEC यानी कि ओपेक का भी मुख्यालय कहाँ पे है, तो वियना ही है, ठीक है। ओपेक में जो कुल 5 सदस्य थे आप लोग का मेन थे, 20 की इसको याद किए थे, अब देखिए याद करो, 20 होता है वेनेजुएला होता है, I फॉर ईरान हो गया, S फॉर सऊदी अरब, K फॉर कुवैत हो गया, I फॉर इराक, ये 5 इसका प्रारंभिक देश थे। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष कब हुआ था? तो फ्रेंड्स मैं अगेन आई रिपीट, एशियाई खेलों का जो आरंभ हुआ था वो 1951 से हुआ था, 1951 में हुआ था। क्लियर है, और डेट के साथ अगर बात करना चाहते हैं तो 4 मार्च को हुआ था, 4 मार्च 1951 को एशियाई खेलों का प्रारंभ हुआ था, 4 मार्च 1951 को हुआ था। क्लियर है, अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ प्रथम एशियाई खेल कार्यक्रम का उद्घाटन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। क्लियर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अब इसके साथ मैं आप लोग कुछ रिकॉल करवा देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें अभी आप लोगों ये तो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। देखिए इसके पहले 2018 में जो हुआ था, 2018 का एशियाई खेल कहाँ हुआ था पता आप लोगों को? जकार्ता में हुआ था। 2018 का कहाँ पे हुआ था? जकार्ता में हुआ था। अगेन 4 साल बाद होता तो 2022 में कहाँ हुआ था? तो फिर 2022 में जो था चीन के होंगजू में हुआ था, चीन के होंगजू में हुआ था। क्लियर है, अब वही बात करना चाहते हैं 2026 का, तो 2026 का मैं ध्यान में तो नहीं है, याद रखिए 2 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा कौन सा कथन सही है? देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में की गई थी। तो हाँ बिल्कुल है, देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के अनूपपुर का अमरकंटक की थी। इसका नाम इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, तो बिल्कुल दोनों सही है। चलिए अगला फ्रेंड्स देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड यूजीसी आप लोग जानते हैं ना, यूजीसी का स्थापना कब हुआ था पता है आप लोगों को? तो यूजीसी का स्थापना जो हुआ था 1953 में हुआ था, वह राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश पे हुआ था। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा। वेसोप्रेसिन संबंधित होती है, तो देखिए वेसोप्रेसिन संबंधित किससे होती है? तो अल्टीमेटली मैं बताया था मूत्र के सांद्रण से संबंधित होती है, तो मूत्र के सांद्रण से होते हैं। क्लियर है, इसे एंटीडायरेटिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, तो कैलिफोर्नियम समूह का सदस्य है, तो देखिए कैलिफोर्नियम समूह का जो सदस्य होता है वह एक्टिनॉइड समूह का सदस्य होता है, एक्टिनॉइड, तो एक्टिनॉइड का होता है। क्लियर है, एक्टिनॉइड का होता है। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है आप लोग का लेंथेनॉइड होता है, एक होता है एक्टिनॉइड। तो एक्टिनॉइड जो समूह होता है वह 89 से लेकर 103 के बीच में होता है, तो 89 से 103 के बीच जो आता है वह एक्टिनॉइड परमाणु समूह आता है। क्लियर है, और ये एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। क्लियर है, और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ लेंथेनॉइड, तो लेंथेनॉइड श्रेणी में कुल 14 तत्व होते हैं। लेंथेनॉइड श्रेणी में कुल कितना तत्व होता है? 14 तत्व होते हैं, जो कि 58 से लेके 71 चलता है। 51 में क्या आता है? सीजियम आता है, वही 71 में क्या आता है? लुथियम आता है। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और ये जो आप लोग का आता है 4F में आता है, किस में आता है? 4F में आता है। और वही बात इसमें कुल 14 तत्व आते हैं। क्लियर है, वही बात करना चाहते हैं 5F में, तो देखिए 5F में जो कुल तत्व आते हैं वह सबसे पहले याद रखिए 89 से 103 के बीच में आते हैं। और क्या इसमें बस इतना ही काफ़ी था, इसमें ये आप लोग का लेंथेन एक्टिनॉइड्स कहलाता है। क्लियर है, चलिए शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर अपने आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ना, ये शुक्रवाहिका, तो शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नसिका से जुड़ी होती है, उसे क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए याद रखें विल्सन, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है विल्सन क्या होता है? तो हम भी भूल गए, एक होता है विल्सन होता है। क्लियर है, तो जो आप लोग का जो अंडाणु जो होता है ना, इसी में होता है, इसी में आप लोग का विल्सन में ही आप लोग का टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजनों की क्रियाशीलता का समूह क्या है? तो देखिए हाइड्रोजन का क्रियाशीलता सबसे पहले फ्लोरीन होता है, देन क्लोरीन होता है, देन आप लोग को ब्रोमीन होता है, फिर लास्ट क्या होता है? आयोडीन होता है। फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। क्लियर है, चलिए कौन सा जैव उत्प्रेरक है? तो याद रखें जैव उत्प्रेरक का अगर बात करना चाहते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लेग्यूमिसोनी के मूलों का राइजोबियम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब आप लोग करंट अफेयर को मैं स्किप कर रहा हूँ, ये सब देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 2024 का बता दो, जो ही पूछा है। तो याद रखें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो 85वां है। कितना है? 85वां है। क्लियर है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो अभी जो किया गया था ना 2022 में, मैं माइंड में देखता हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अरे हो ना भाई, अभी तो इसमें नहीं, लेकिन ये गोपाला स्वामी को किया गया था, याद रखिएगा। अभी सब चीज़ को भी स्किप करना, ठीक है। अभी इस समय वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं आप लोग के लिए, देखिए वैसा कुछ है नहीं, जो रहेगा मैं आप लोग को बता दूंगा।
देखिए सर्वोच्च न्यायालय के, देखिए मैं सारे क्वेश्चन से कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देना चाहिए। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 के अकॉर्डिंग भारत का रैंक कितना, तो याद रखिए 85वां होगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो इसमें समा गोपाल कृष्ण को किया गया, तो गोपाल कृष्ण को किया गया, क्लियर है। इस चीज़ को भी याद कर लीजिएगा, दो हो गए करंट अफेयर। फिर हाल ही में खबरों में रहा चर्च, इसको हटा दीजिए। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महात्मा गांधी का एक विशेष संकलन मुझले मुझको गांधी, इसको हटाइए, ये अभी वर्तमान, ये पुराना लिख रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोग करंट अफेयर के अकॉर्डिंग जानना चाहता हूँ, अभी बता दीजिए आप लोग, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत में किस देश के राष्ट्रपति आए थे इस बार, पता है, तो याद रखा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रवीण पुम्बोबो आए थे, क्लियर है। चलिए अब अगला बताना चाहता हूँ, आप बताइए भारतीय सेना, तो भारतीय सेना यानी तीनों सेना के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। अब एक इस पर गठन हुआ था सीडीएस का, तो अभी वर्तमान से सीडीएस का अध्यक्ष कौन है, तो अनिल चौहान है। चलिए और भी कुछ वैसा है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 18 जुलाई 2019 को शामिल किए गए क्रिकेटरों में कौन शामिल नहीं था, तो देखिए हॉल ऑफ फेम में कुल शामिल जो खिलाड़ी में था, इसमें देखा जाए तो जगतवाद श्रीनाथ ने था, बाकी सचिन तेंदुलकर, डोनाल्ड कैथलिन सारे लोग थे। रमन मैक्सिको अवार्ड के लिए किसे चुना गया था 19 में, तो आप लोग जानते हैं रवीश कुमार को चुना गया था। आईसीसी ने किस देश के कंट्रोल बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर था उस समय था जिम्बाब्वे को। और फ्रेंड्स आप लोग बताना चाहता हूँ अभी आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो आईसीसी का अध्यक्ष बन गए हैं अमित शाह के बेटे जय शाह, याद रखिएगा, अमित शाह के बेटे कौन बन गए, जय शाह, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेके सिकरी किस देश के इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया गया, तो याद रखें सिंगापुर के कोर्ट के लिए बने हैं कौन, सिकरी, ये भी याद कर सकते हैं आप लोग, सिकरी, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोग को सीजीआई के रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ, अभी वर्तमान समय वही वर्तमान समय भारत में 52वें नंबर का सीजीआई का अपॉइंट हुआ, जो कि 14 मई को, याद रखिए 14 मई 2025 को शपथ लिए थे। इनका नाम है BA गवई है, ये भी याद रखिए BA गवई है, ये चीज़ को याद रखना पड़ेगा, BA गवई हो गया, क्लियर है। तो फ्रेंड इसी के साथ मैं आज आप लोगों के बीच में टोटल 50 जीएस का क्वेश्चन बता दिया हूँ और 35 आप लोगों को मैथ्स क्वेश्चन बता दिया हूँ, क्लियर है। अब मैं रीजनिंग के क्वेश्चन को नहीं बताया हूँ इसलिए क्योंकि इसमें टाइम टेकन हो जाता है और आप लोग काफ़ी अच्छे से बना लेते हैं। तो कैसा लगा, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो देखिए सारे क्वेश्चन को मैं डील करूँगा, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस टाइप का वीडियो का नीड होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी बाय सागर कुमार, थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।